नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। यूपी के इटावा जिले में भागवत कथावाचकों के साथ हुई जातीय और अमानवीय अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीति उफान पर है। शर्मसार करने वाली इस घटना में इटावा के दादरपुर गांव में भीड़ ने कथावाचकों के साथ मारपीट की, उनकी चोटी और बाल काट दिए, महिलाओं के पैर छूने और नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया, कथित तौर पर शुद्धिकरण किया गया। आप अंदाजा लगाइए कि इस घटना की जो ग्रेविटी है वो कितनी ज्यादा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर आग बबूला हैं। उन्होंने कथावाचकों को साथ लेकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका सम्मान किया, उन्हें आर्थिक मदद दी। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले लोग घर और मंदिर धुलवाते थे, अब सरेआम लोगों का मुंडन करवाने लगे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अखिलेश यादव के कड़े रुख से साफ है कि समाजवादी पार्टी इतने भर से शांत होने वाली नहीं है। तो इस मुद्दे पर और समाजवादी पार्टी की तमाम बाकी गतिविधियों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले इटावा जिले की दादरपुर घटना पर ही आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस घटना पर? देखिए, इटावा की घटना ये बहुत गंभीर है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों में जातीय उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, दलित और पिछड़ों के साथ भेदभाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश में आए दिन जातीय भेदभाव की घटनाएं होती रहती हैं। पिछले 1 महीने में 5 जगह पर उत्तर प्रदेश में दलितों के विवाह में उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं। कहीं दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया, कहीं उतार दिया गया, कहीं डांस करने से मना किया, कहीं बारात को दूसरे रास्ते से निकालने के लिए विवश किया गया। तो इस तरह की घटनाएं आम तौर पे होती रहती हैं और दलित उत्पीड़न में और महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भी। लेकिन ये जो इटावा की घटना है, ये बहुत ज्यादा गंभीर इसलिए है कि ये भारतीय संविधान और भारतीय कानून का सरासर अपमान है और ये प्राचीन रूढ़िवादी परंपरा को, जो एक हमारी सामाजिक बुराई है जिसे कानून के द्वारा खत्म किया गया, कि कुछ किसी को जाति के आधार पर या जन्म के आधार पर कुछ कार्य करने से वंचित किया जाएगा, कुछ कार्यों या कहीं प्रवेश करने से वंचित किया जाएगा कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, आप बराबर में नहीं बैठ सकते, या आप विद्यालय में नहीं जा सकते, या आप ये काम नहीं कर सकते, धार्मिक कर्मकांड नहीं कर सकते, कथा वगैरह नहीं कह सकते। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। देश के संविधान के लागू होने के 75 वर्ष के बाद भी अगर ये हो रहा है तो ये हम सबको चिंता करने की जरूरत है। इस पे हर भारतीय नागरिक को, जिसकी भी कानून में और संविधान में आस्था है, सबको चिंता करनी चाहिए और ऐसे लोगों को सबक देना चाहिए कि भविष्य में ऐसा ना हो। और जो घटना वहां की गई है, जो अपमान किया गया है, वो बहुत ही अमानवीय है, बहुत ही शर्मनाक है कि जिस तरह से उन 2 सम्मानित लोगों के बाल काटे गए, उन्हें उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव करके शुद्धिकरण का दावा किया गया मूर्खतापूर्ण तरीके से, उनसे नाक रगड़वाई गई, जमीन में पैर छुआए गए, सामूहिक रूप से माफी मंगवाई गई, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई, उनकी पिटाई की गई। बहुत ही अमानवीय घटना हुई। बिल्कुल। आपने कहा कि दलितों पर अत्याचार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बहुत ही आम बात है, दलितों पर, महिलाओं पर। समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया पर लगातार उन घटनाओं को इंगित करती है, अंडरलाइन करती है। बहुत जगहों पर हमने देखा कि पीड़ितों से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल भी जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से यहां अखिलेश यादव ने 3 दिन का एक नोटिस, एक अल्टीमेटम दिया कि अगर कुछ नहीं हुआ, कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी, यह कड़ा रुख हमें बाकी घटनाओं में नहीं दिखता। यहां पर पीड़ित यादव हैं, इसलिए ऐसा है क्या? समाजवादी पार्टी ने हर जातीय उत्पीड़न की घटना पर, विशेष तौर से दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर संज्ञान लिया है और जहां भी दलितों के साथ कोई
अत्याचार या प्राकृतिक आपदा हुई है या किसी तरह से उनके ऊपर संकट आया है, उनको कोई नुकसान उठाना पड़ा है, तो उनका आर्थिक मदद भी की है। 2 जगह तो मैं हम अपने जिले में 2 जगह तो मैं खुद अपने हाथों से आर्थिक मदद दे के आया हूँ, जो पार्टी की ओर से दलित समुदाय के लोगों को। तो ये खेल तो नहीं खेलना चाहिए इसमें, जो आपने सवाल पूछा है कि ये यादव हैं, ये तो एक खेल हो गया और ये हो रहा है आमतौर पे। ये इस तरह के सवालों में उलझा दिया जाता है। ये गंभीर घटना है और इस पे हर भारतीय को चिंतित होना चाहिए और हर किसी को इसके विरोध में बोलना चाहिए। येन केन प्रकारेण इसके इसके गंभीरता को कम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पार्टी की गंभीरता जो इस घटना के प्रति है, उसे कम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं इसे उचित नहीं मानता। जी ठीक है। में बचाव में गांव वाले एक मूर्खतापूर्ण तर्क दे रहे हैं कि कथावाचकों ने अपनी जाति छुपाई। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहली बात तो आमंत्रित इन्हें उन्होंने किया था। कोई कथावाचक खुद जाके कथा नहीं करता है, कोई ना कोई आयोजक होता है, कोई ना कोई उसे बुला के लाता है। तो जब ये लोग उनके पास गए होंगे तो उनकी जाति पता होगी। अगर नहीं पता थी तो पूछनी चाहिए। अगर आपके लिए जाति इतना महत्व रखती है, मेरे लिए तो जाति कोई महत्व नहीं करती रखती। मैं तो ये मानूंगा कि कथावाचक अगर अच्छी कथा कहने वाला तो उससे कथा सुनेंगे, उसकी जाति से हमें क्या लेना देना, उसकी योग्यता महत्व रखती है। लेकिन अगर आपके लिए जाति महत्व रखती है तो आपको पूछ लेनी चाहिए थी। जब इन लोगों ने यहां अपनी जाति बता दी तो ये वहां भी नहीं छिपाते, ये बताते अपनी जाति। तो ये तो एक अब अपने बचाव में कहने की बात है कि उन्होंने छिपाई। अगर पहली बात तो छिपाई नहीं है, और छिपा भी ली तो कौन सा गुनाह कर दिया। जाति छिपाना, ये जो एक परंपरा डाल दी है इन्होंने कि उस पर ठेली पटरी पे भी नाम लिख के लगाओगे, जाति का नाम लिखोगे, धर्म का नाम लिखोगे और हर जगह अपनी पहचान बताओगे। ये भी तो भारतीय संविधान को समाप्त करने का प्रयास है। हमारा संविधान तो नहीं कहता कि कोई कार्य करने से पहले जाति बतानी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये एक सामाजिक नजरिए से बहुत बड़ी घटना है। आप जैसा कह रहे हैं, बिल्कुल संविधान का उल्लंघन है, मानवाधिकारों का उल्लंघन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत सारे विश्लेषक मानते हैं, चूंकि जैसा आपने भी कहा, जैसा आंकड़े भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं लगातार होती रहती हैं, इनका सामाजिक असर होता है, इन पर बहस होती है, जैसा कि खासतौर पर विपक्ष करता है, लेकिन चुनावी असर नहीं होता है। आपको लगता है कि इस घटना का कोई सियासी असर भी है या होगा, और होगा तो क्या होगा? लोकतंत्र में हर घटना, हर गतिविधि का कोई ना कोई राजनीतिक प्रभाव होता है। अब उसका किसी को लाभ होता है, किसी को नुकसान होता है। किसी घटना का हमें नुकसान होता है, किसी घटना का हमें लाभ होता है। कोई पार्टी लाभ उठाने का प्रयास करती है, होता होगा। लेकिन इसका क्या लाभ होगा, क्या नहीं होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। किसी को लाभ होगा या किसी को नुकसान होगा, हमें मतलब इससे है कि ये जब देश आजाद हुआ तो देश के नेताओं ने, देश के नायकों ने और भारत के संविधान निर्माताओं ने ये तय किया कि अब भारत में रूढ़िवादी और प्राचीन परंपरा, जो जातिवादी वर्णवादी व्यवस्था है, वो नहीं चलेगी। पेशे या कार्य जातियों के आधार पर, वर्ण के आधार पर आरक्षित नहीं होंगे कि कुछ कार्य कुछ जाति के लोग करेंगे और कुछ कार्य दूसरी जातियों के लोगों पर थोपे जाएंगे। इसकी कानून इजाजत नहीं देगा। कानून की नजर में सब बराबर होंगे। जाति, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर राज्य किसी के साथ भेद नहीं करेगा, ये भारत का संविधान कहता है। तो ये तय किया कि कोई कार्य कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति। हर व्यक्ति को विद्या ग्रहण करने का अधिकार होगा, शिक्षा ग्रहण करने का। हर व्यक्ति को हर तरह की नौकरी का अधिकार होगा और हर व्यक्ति को पूजा पाठ का अधिकार होगा, धार्मिक कर्मकांड का अधिकार होगा। ये हमारे संविधान ने इसे खत्म किया, जो प्राचीन परंपरा चली आ रही थी। इसलिए मैं इस घटना को संविधान के लिए चुनौती मानता हूं और भारत की आजादी के लिए चुनौती मानता हूं कि कुछ लोग अभी भी उस सड़ी गली कुपरंपराओं को, कुप्रथाओं को जिंदा रखना चाहते हैं, जिन्हें कानून खत्म कर चुका है।
तो क्या जैसा कि अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि कड़ी कार्रवाई ना हुई तो हम पीडीए के सम्मान में आंदोलन का, बड़े आंदोलन का आह्वान करेंगे, क्या करने वाली है समाजवादी पार्टी? या फिर 4 लोग जो गिरफ्तार हो गए हैं, ये आपको लगता है कि कार्रवाई हो गई है, एक एक्शन हो गया है? अब ये तो आगे पुलिस उसमें किस तरह से आरोप पत्र दाखिल करती है, किस तरह से कार्रवाई करती है, उस पर नजर रखी जाएगी। बाकी हर संवेदनशील, चाहे वो प्रशासन हो, पुलिस हो, चाहे सरकार हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, हर संवेदनशील व्यक्ति को इस घटना के विरोध में बोलना चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इस पर शायद सभी सहमत होंगे। कोई इसका विरोध नहीं करेगा कि भाई, कोई ऐसा नहीं होगा जो इस घटना की निंदा नहीं करेगा कि गलत हुआ है। निश्चित तौर पर बहुत ही शर्मनाक घटना है और इसमें दोषी जो हैं उन्हें वाकई कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे लोगों के लिए भी ये नज़ीर बन सके। चलिए अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। भाटी साहब की आंदोलन की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन काफ़ी एक्शन में भी नज़र आ रहे हैं। करीब 1.5 साल पहले राज्यसभा के चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, अब जाकर 3 को निकाल दिया गया, बाकी 4 को क्यों बख्श दिया? ये पार्टी का राजनीतिक निर्णय है और इन विधायकों ने जो निष्कासित किए गए थे, इनके कार्यकलापों पर, इनके विचारों पर, इनके भाषणों पर, ये क्या बोल रहे हैं उस पर बहुत सजग दृष्टि रखी जा रही थी और इनमें से किसके क्रियाकलाप क्या हैं, उस आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पार्टी ने ये निर्णय लिया है। तो उसके कई कारण रहे हैं कि 3 को निकाल दिया गया, 4 को छोड़ दिया गया है। और लेकिन पार्टी ने उनके कार्यकलापों के विश्लेषण के आधार पर, उनकी सोच और उनके बर्ताव के आधार पर यह फैसला लिया। कुछ लोग इसमें भी रीड कर रहे हैं कि जो बच गए हैं उनमें पीडीए के लोग हैं। ना आप ठीक से अध्ययन करो, उनमें 2 ब्राह्मण हैं जो बचे हैं। हाँ नहीं, लेकिन ओबीसी भी हैं, पीडीए वाले भी हैं। हर चीज में देखिए, सुनिए, पीडीए का नारा हमारा इसलिए है कि पीडीए पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव हुआ इतिहास में भी, और उन्हें विशेष अवसर देकर आगे बढ़ाने की बात हमारा संविधान, हमारी व्यवस्था करती है। वर्तमान सरकारें, बीजेपी की सरकारें उनके साथ बेईमानी कर रही हैं, हर भर्ती में, हर नियुक्ति में, हर ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, हर चीज में बेईमानी कर रही हैं। मुकदमे लिखने में, गिरफ्तारी में, मुठभेड़ तक में जाति देख के कार्रवाई करती हैं। इसलिए पीडीए को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ अन्याय ना हो हमारा नारा है। लेकिन पीडीए का नारा का मतलब ये नहीं है हमारा कि हर चीज में जातिवाद होगा, या हम निष्कासन में और उसमें भी जातिवाद करेंगे या जाति के आधार पर फैसला लेंगे। हमारी पार्टी जातिवाद में विश्वास नहीं रखती। हम सबको कानून की दृष्टि से, समान दृष्टि से देखते हैं। ये संभव ही नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने इस आधार पर निर्णय लिया कि जाति देख के लिया या ये इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं है। उनके व्यवहार को देख के, उनके इतिहास को देख के निर्णय लिया। जो निष्कासित किए गए हैं उनमें से जो एक विधायक हैं मनोज पांडे, वो ये दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक उनके साथ हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम संख्या बल भी दिखा देंगे, पार्टी तोड़ने की, इशारों में पार्टी तोड़ देने की बात कर रहे हैं। मतलब क्या, कम से कम कह रहे हैं कि मेरा मादा है कि मैं चाहूं तो समाजवादी पार्टी में सेंध लगा दूं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में बड़बोले लोगों को एक विशेष सम्मान होता है। वहाँ बड़बोलेपन की प्रतिस्पर्धा होती रहती है। वहाँ फालतू लंबी लंबी फेंकना, लंबी लंबी बातें करना, जिन आदमी की अपनी जमानत बचाने की औकात नहीं है, वो भी सरकार बनाने की बातें करते हैं। कई लोगों ने अभी 24 के चुनाव में भी यही बड़बोलापन किया था। मनोज पांडे भी दावा कर रहे थे अपनी सीट जितवाने का, वो सीट नहीं जितवा पाए। वो एक नेता हमारे बलिया के भी छोड़ के गए थे बीजेपी में, अब तो मैं समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करा दूंगा। वहां भी समाजवादी पार्टी जीती है। एक और उप मुख्यमंत्री है, वो अक्सर बड़बोलापन करते रहते हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से ही विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। तो ये बड़बोलेपन की प्रतिस्पर्धा रहती है भारतीय जनता पार्टी में। बड़बोलेपन को और दुर्व्यवहार को और अपशब्द बोलने को, गाली गलौज करने को, विपक्ष के नेताओं का चरित्रहनन करने को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और ऐसे लोगों को प्रमोशन दिया जाता है।
तो ये प्रमोशन की इच्छा में ऐसा बड़बोलापन कर रहे होंगे मनोज पांडे, वरना मनोज पांडे की कोई निजी हैसियत नहीं है और इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी मनोज पांडे की सीट पे, ये दावा है मेरा। मनोज पांडे अपनी सीट ही बचा लें, बाकी हम्म सीटों की तो बाद में चिंता करें, अपनी ऊंचाहार की सीट ही बचा लें वो। पहले तो टिकट मिलने पे भी सवाल है कि बीजेपी टिकट किसे देती है। ये आप ठीक कह रहे हो, टिकट ही शायद ना मिले। हम्म अभी तो दावा कर रहे थे जब ये पाला बदला था तब से, तो 1 साल से तो दावा कर रहे हैं, लगातार लोगों से कह रहे हैं कि मैं मंत्री बनने वाला हूं, और अभी इस सप्ताह में मैं शपथ ले लूंगा, अभी इस महीने में शपथ ले लूंगा। तो ऐसे लोगों की बातों पर ज्यादा हम ध्यान नहीं। अखिलेश यादव ने मदद ही कर दी ना फिर तो। जब तक तकनीकी तौर पर समाजवादी पार्टी में थे तो मंत्री बनते, इस्तीफा देना पड़, विधायकी छोड़नी पड़ जाती, फिर तो लगता है कि अखिलेश यादव ने मदद ही कर दी है कि भैया जाओ आजाद, जाओ जी ले अपनी जिंदगी। नहीं, ये आज अखिलेश यादव जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, वो व्यंग में बोल रहे थे, आप भी समझ रहे होगे। वो देखिए, सुनिए, अगर अगर उन्हें मंत्री बनाना होता बीजेपी को तो कोई 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 रुकावट नहीं थी, वो मंत्री बना देती बीजेपी उन्हें, कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन अखिलेश जी ने तो व्यंग में कहा कि भाई हम निष्कासन की वजह से तुम्हारा मंत्री पद रुका हुआ तो आप बन जाओ। अब बन के दिखा दे, नहीं अभी तो सरकार है 1.5 साल, बन के दिखा दे 1.5 साल में। चलिए, एक और मुद्दा जो पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा वो ये कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता लगातार समाजवादी पार्टी पर हमले करते रहे, यानी इंडिया गठबंधन की जो साथी है समाजवादी पार्टी की कांग्रेस, इमरान मसूद लगातार मतलब उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा अपनी सहारनपुर के को लेकर, और इसके अलावा सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर। अविनाश पांडे कह रहे हैं हम तो तमाम सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, और पंचायत चुनाव कांग्रेस जो है वो अकेले लड़ेगी। चलिए, पंचायत चुनाव तो सभी अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार इस बात पर अडिग हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो इंटैक्ट है, 2027 का चुनाव भी जो है वो हम मिलकर लड़ेंगे। 1.5 साल पहले अखिलेश यादव के इस दृढ़ आश्वासन की क्या वजह है? ये जरूरी है, मजबूरी है, क्या है? नहीं, जो आप सवाल जिन व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, इनके बारे में तो राहुल गांधी ने बोल दिया था कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो हैं तो कांग्रेस में लेकिन काम बीजेपी का करते हैं, फील्डिंग बीजेपी के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों पर व्यक्तिगत तो टिप्पणी हमें क्या करनी है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कोई मतभेद नहीं है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा मेल मिलाप है। और 2027 का चुनाव इंडिया गठबंधन के बैनर पर होगा, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में होगा, और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी। एक और विषय है भाटी साहब कि पिछले दिनों अमित शाह जो है वो लखनऊ में थे, एक कार्यक्रम में उन्होंने केशव मौर्य के लिए मित्र शब्द का इस्तेमाल किया। फिर अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट पर अपने उस शायराना अंदाज में जो कई बार वो दिखाते हैं, उन्होंने लिखा कि इन्होंने इश्तहार में ना लगाया चित्र और उन्होंने किसी और को कह दिया मित्र। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? क्या ये इन्होंने चित्र मित्र कुल मिला के क्या कह रहे हैं? अभी थोड़े दिन पहले, लगभग 3-4 महीने पहले तक 2 महीने लगातार केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के दौरों पर रहे, और मैं समझता हूं कि कुछ ही जिले बचे होंगे, लगभग हर जिले में जाके उन्होंने मीटिंग की। आपके पास इसकी खबरें होंगी। और उन मीटिंगों में खुलकर मंच से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोला गया। हर मीटिंग में 1-2 वक्ता ऐसे होते थे, कई जगह तो विधायक होते थे। जैसे हमारे जिले में भी मीटिंग हुई तो लौनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर मौजूद थे मंच पे, और नंदकिशोर गुर्जर ने खुलेआम बगावत योगी के खिलाफ की, और योगी को खूब आरोपित किया कि पैसे ले लेके गाय कटवा रहे हैं, फर्जी मुठभेड़ करा रहे हैं, और लोगों का अन्याय हो रहा है, और पुलिस सुन नहीं रही है, और उत्तर प्रदेश के लोग दुखी हैं, और जल्दी ही परिवर्तन घूम ही रहे हैं। वो तो एक मतलब एक वो भी अलग ही जी कह रहा हूँ। मैंने इनका नाम तो इसलिए उदाहरण के तौर पर रख दिया कि हमारे जिले में मीटिंग हुई थी, और विधायक हर जिले में या तो कोई विधायक या कोई बड़ा नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री
योगी के खिलाफ खुल के बगावत की भाषा बोल रहे थे, खुलेआम उन्हें हटाने की बात कर रहे थे, और केशव प्रसाद मौर्य मंच पे होते थे। उन्हीं केशव प्रसाद मौर्य को कैबिनेट की मीटिंग में कुर्सी नहीं मिलती है, उन्हें स्टूल पर बैठना पड़ता है। उन्हीं केशव प्रसाद मौर्य को मीटिंगों में नहीं बुलाया जाता है कई बार, और उन्हें उनका चित्र नहीं लगाया जाता। जब बाहर के बड़े नेता आते हैं, गृह मंत्री आए हैं, तो उनकी फोटो नहीं लगाई गई। तो उन केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह जी विशेष सम्मान मंच पर अगर दे रहे थे, विशेष संबोधन कर रहे थे, तो इसके राजनीतिक अर्थ तो निकलते हैं, हर किसी को निकालने चाहिए। तो अखिलेश जी ने तो बहुत मामूली सा इशारा किया था, लेकिन मीडिया को उसे विस्तार से बताना चाहिए। आपको इस चैनल पे एक स्टोरी करनी चाहिए इस बारे में। व्यापक चर्चा की है इस पे, मैं तो आपका विचार जान रहा था। हमने व्यापक चर्चा की है इसके ऊपर। जी जी जी, नहीं, आप बढ़िया बढ़िया खबरें देते हैं। आपका चैनल कम से कम इस मामले में निष्पक्ष है कि सरकार से डरता नहीं है और सरकार की चमचागिरी में ही नहीं रहता। सरकारी पक्ष की खबरें भी देता है, विपक्ष की भी खबरें देता है। इस बात के लिए मैं प्रशंसा करूंगा आपके चैनल की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब एक बार फिर से मैं इटावा वाली घटना पे आ रहा हूँ। इटावा वाली घटना पे नहीं, इटावा वाली घटना के आलोक में मैं ये सवाल कर रहा हूँ। आपने ये बात साफ कर दी है कि ये घटना इतनी अमानवीय है, इतनी शर्मसार करने वाली है कि आपको इसके चुनावी नफा नुकसान से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। आप दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जैसा आपने उदाहरण दिया कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर दलित एट्रोसिटीज़ की घटनाएं सामने आती हैं, छपती हैं अखबारों में, समाजवादी पार्टी इंगित करती है। आपको लगता है कि ओवरऑल इस माहौल का, इस पूरे वातावरण का, अगर दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ कुछ अत्याचार हो रहा है तो 2027 के विधानसभा चुनाव पर कोई असर होगा? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में पीडीए समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एकजुट हो चुका है, एक छतरी के नीचे आ चुका है। अब दो भ्रम दूर हो गए हैं, बिल्कुल। दो भ्रम अब किसी को नहीं होंगे कि एक तो 2027 का चुनाव सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में होगा, तीसरी पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है कोई भी। और दूसरे ये कि अखिलेश यादव जी जो लगातार बोल रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं और पीडीए के लोगों की मदद कर रहे हैं और उनके मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो जाति जनगणना का मामला रहा हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती में धांधली का मामला रहा हो, चाहे एनएफएस लगा के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भर्ती रोके जाने का मामला रहा हो, और चाहे इस तरह की अमानवीय घटनाएं हो, हर मुद्दे को अखिलेश जी उठा रहे हैं। तो उस वजह से समाजवादी पार्टी की तरफ दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय का झुकाव हुआ है, और लगातार ये लोग समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में एकजुट हो रहे हैं। और 2027 का चुनाव में बहुत अच्छे बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पीडीए की वजह से, पीडीए के समर्थन की वजह से। चलिए ठीक है भाटी साहब, आने वाले दिनों में ये पीडीए का समर्थन समाजवादी पार्टी की तरफ किस तरह से क्या रंग दिखाता है, क्या गुल खिलाता है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, अपने व्यस्त समय से, अपने व्यस्त कार्यक्रम से वक्त निकालकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए दोस्तों, नमस्कार।